इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। प्यारे बच्चों, मैं हिंदी अध्यापक विष्णु गोपाल, मदर एथेना स्कूल बदायूं। आज हम आपके हिंदी वसंत भाग 2 के पाठ 2 से दादी माँ, लेखक शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। कहानी पढ़ने से पूर्व, दादी माँ के विषय में पढ़ने से पूर्व उसकी विषय वस्तु के बारे में थोड़ा सा लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास किया है, ये जान लें। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित ये कहानी स्मृति पर आधारित है, जिसमें लेखक अपनी दादी माँ की मधुर स्मृतियों के साथ किशोरावस्था की अन्य घटनाओं को याद करता है। लेखक अलग अलग मौसम की विशेषता की चर्चा करता है तथा दादी माँ से जुड़ी घटनाएं संस्मरणों के रूप में उसकी आँखों के सामने घूमती रहती हैं, जिससे पाठक दादी माँ के कोमल और दयालु स्वभाव से परिचित हो जाता है और उनसे आत्मीयता स्थापित कर लेता है। कहानी में किशन भैया की शादी, रामी की चाची के पैसों वाला प्रसंग, दादी जी के श्राद्ध जैसी सभी घटनाएं प्रत्यक्षतः दादी माँ से संबंधित हैं। आइए अब कहानी को पढ़ते हैं। कहानी देखें, दादी माँ। हमारे आपके घरों में भी दादी माँ होती हैं और घर में दादी माँ का जिन घरों में भी दादी माँ होती हैं, इसका मतलब उनका सर्वोपरि स्थान होता है, विशेष महत्व उनका परिवार में होता है। हमारे मम्मी पापा भी दादी माँ से ऊपर उठकर कोई बात नहीं कर सकते, कोई फैसले नहीं ले सकते जब तक घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं। उनके अनुसार ही घर के सारे कार्य, तीज त्योहार, शादी विवाह, रीति रिवाज, संबंध, आना जाना इत्यादि सभी चीज़ें उनकी सहमति से, उनके परामर्श से और उनके द्वारा चलती हैं। इस कहानी में भी लेखक दादी माँ की अहम भूमिका को बताते हुए कहना चाहता है, आइए पढ़ते। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने मेरे शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, देखिए। कठिनाई माने कष्ट, अनमना लिखा है, अनमना माने उदास। तीसरी पंक्ति में आगे लिखा है, मेरे शुभचिंतक, शुभचिंतक माने भला चाहने वाले मित्र मुँह पर मुझसे प्रसन्न करने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता माने विषम परिस्थिति से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं।
मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद माने ठंड है ना, शरद की ऋतु जो होती है उसकी शीत माने ठंडी किरणों के समान, स्वच्छ माने साफ, शीतल माने ठंडी किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अगले अनुच्छेद में देखिए, इसके जो प्रश्न जो अर्थ आएंगे, इसमें शब्द आएंगे, उनके अर्थ हम साथ साथ आपको बताते चलेंगे। मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं। लेखक कहना चाहता है मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा, ये घास का नाम है मोथा, और साई की अधगली घासें। मोथा और साई नाम की ये दो, अधगली माने जो गली हुई नहीं है, आधी गली हुई हैं आधी बिना गली हैं, ऐसी घासें। घेऊर और बनप्याज, ये भी झाड़ झंकार जैसी घासें होती हैं, की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। सूरज की गर्मी पड़ती है पानी में, गर्म पानी में वो खौल से जाते हैं, है ना, खौलते हुए पानी में और सड़ जाते हैं, तो उनमें से एक अजीब सी दुर्गंध गंध जैसी आती है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय माने तालाबों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिलें चिंता नहीं। आषाढ़ के मौसम में आम और जामुन होते तो ना मिलें कोई चिंता नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ ना मिले, चूड़ा माने चावल के चिवले कहते हैं उसको चूड़ा, और गुड़ ना मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं। पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। ये जब काम करने के लिए जब झाग भरे जल में कूदना बहुत बुरा लगता है, अगर कूदने को ना मिले तो मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर माने बुखार, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। इसमें लेखक ने इस वाले अनुच्छेद में अपने बारे में बताया है कि जब मुझे ये चीज़ें खाने को ना मिलें कोई चिंता नहीं, जिनका उसने वर्णन किया, परंतु अगर कुंवार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूद के नहाना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता था। इसकी हुड़क उसको लगती थी और वो कह रहा था कि जब उस समय पर थोड़ा बहुत नहा धो करके जो बुखार आता था तो उसको ऐसी बीमारी पसंद थी। लेखक ने कहा सर में थोड़ा सा दर्द हो जाए, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु मिले, है ना, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं हुई। अब की बार उसको जो भी बुखार चढ़ा तो चढ़ता ही गया और रज़ाइयों पर रज़ाइयाँ उसके ऊपर डाली गईं, और जब उतरा तो रात को 12 बजे के बाद। अपनी बीमारी का वर्णन करते हुए लेखक कहता है। अगले अनुच्छेद में देखें, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आईं, जब वो बीमार था शायद नहाकर आई थीं, उनका झाग वाले जल में, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर, स्नेह माने प्रेम, है ना, प्रेम से सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन, जिस पर किनारीहीन माने
जिस धोती पर किनारी नहीं थी, बिना किनारी वाली धोती सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्या टपके हुए जल की शीतलता माने ठंडक। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। अदृश्य माने जो दिखाई ना दे, ना दिखाई देने वाले ऐसे शक्तिशाली कोई चबूतरा, उसकी मिट्टी उठा करके मुंह में डाल दी, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। इस प्रकार की क्रियाएं वो कई बार करती थीं। लेप करती दालचीनी का, कई बार छूती, सिर सहलाती, देखती, है ना। तो इस प्रकार का कार्य वो करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की इसी प्रकार की आदत होती है, बराबर बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ कहते रहते हैं, सब बातों की उनको चिंता और फिक्र रहती है। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषूचिका कहते हैं, आपने सुना होगा, हैज़ा नाम की एक बीमारी होती है, हम उसको चेचक भी कहते हैं, डॉक्टर्स लोग उसका इलाज करते हैं। विषूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान माने नहाने के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित माने मिला हुआ, उसकी जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। तिताई कहते हैं सिरप के लिए, डॉक्टर जो पीने के लिए सिरप सा दे जाता है, उससे बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक इसके माध्यम से कहता है कि जब दादी जी नहीं हैं, बुखार अब भी आता है, काम सब वही होते हैं, पर सिर्फ दादी का वो स्नेह भरा स्पर्श, वो हाथ सिर पर फैलाना, बार बार पूछना, देखना, नाड़ी देखना, तरह तरह की दवाइयाँ करना, वो सब नहीं है। डॉक्टर अपना काम करता है ना, और खाना बनाने का काम, खिचड़ी वाला साबूदाना भोजन मिलता है, सारे काम होते हैं। परंतु अब इस बुखार को, उस समय जो अच्छा लगता था, आज इस बुखार को आने का मन नहीं होता, ये अच्छा नहीं लगता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः माने वास्तव में विलंब का कारण बन जाती। विलंब माने देर का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार कहते हैं निकलने का दरवाज़ा, द्वार। बाहरी निकसार बाहर निकलने का द्वार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा
पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में शर्म है नहीं? तेरी आंख में तो शर्म है नहीं? मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया ना करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? निस्तार माने उद्धार, कैसे उड़न होगी वो? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गईं। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अप्रिय प्रसंग का मतलब प्यारी न लगने वाली घटना। जो दृश्य चल रहा था वो लेखक को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने ऐसा दादी से कहा। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैंने इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वो दादी को पूतों फलों दूधों नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, विह्वल माने बड़ा प्रसन्न होकर, खुश होकर के कहा, उऋण हो गई बेटा। उऋण माने उऋण। भला भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। पुत्रोत्पत्ति माने पुत्र की प्राप्ति, पुत्र की उत्पत्ति यानी पुत्र उत्पन्न होना तक के सारे दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वो भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। अर्थात कहने का मतलब है कि ममेरा भाई जो राघव था वो बारात चली गई थी तब आया, और लेखक की तबीयत खराब थी, दोनों बारात में नहीं पहुंच सके। औरतों ने उस पर आपत्ति की। आपत्ति माने एतराज़। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा? लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। यानी बात खुल गई, हंसी निकल गई, भंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। वस्तुतः माने वास्तव में अभयदान मिल जाता जब उनके साथ हम शरण में चले जाते। अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं मिल सकता। अभय दान का मतलब अब कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। अब हम
हमारा डर समाप्त हो गया है, तो अभय दान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। वात्या चक्र माने तेज हवा, आंधी जिसको हम कह सकते हैं, ते कैसा नचाता है, ऐसे दादी माँ खूब जानती थीं। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। धोखे की टट्टी का तात्पर्य संसार उन्हें माया का जाल मालूम होता, प्रपंच मालूम होता। संसार में दादाजी ने उनको धोखा दिया था, उनसे पहले चले गए थे संसार से, इसलिए उनको वो संसार पूरा व्यर्थ मालूम होने लगा था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादाजी हमेशा कहते थे कि तुम पहले जाओगी, मैं बाद में जाऊंगा, ये झूठी बात कहते थे। परंतु दादाजी ने धोखा ये दिया कि दादी को छोड़कर सबसे पहले वो चले गए। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डांवाडोल कर दी। जैसे कुकुरमुत्ते की बेल होती है एक, वो बढ़ती चली जाती है, इसी प्रकार से मुंह में राम बगल में ईंटें, ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है कि मन में कुछ होता है, बाहर से दिखावा होता है, भलाई होती है, पर अंदर से गंदगी होती है, मैल भरा हुआ होता है। यानी ऊपर से मुंह पर तो भलाई और पीछे बुराई। ऐसे दोस्तों जो शिव चिंता करते थे, उनकी अच्छी चिंता उनकी स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा की श्राद्ध में दादी माँ मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। श्राद्ध माने कनागत होता है, जिसको हम श्राद्ध पक्ष बोलते हैं। हर साल आते हैं तो हम कनागत करते हैं बुजुर्गों का। वो जब आया तो पिताजी ने दूसरों से कर्जा लेकर के बहुत सारा धन उनके श्राद्ध में दादी जी के मना करने पर भी खर्च कर दिया, क्योंकि वो जो लिया था पैसा, वो संपत्ति जो खर्च की थी, वो घर में थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। कि स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। स्नेह कातर माने प्रेम से भरी हुई ऐसी दृष्टि उनकी आँखें जो थी, मैं देख रहा था, वो कभी नहीं रोई, आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोलीं। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। स्नेह माने प्रेम से भरी हुई आँखें। क्या है, पूछ। तुम रोती थीं। दादी माँ मुस्कराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। ये उनके वंश की निशानी है।
उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक कहना चाहता है शाप भ्रष्ट देवी से उसका अभिप्राय यह है, शाप को मिटाने वाली देवी। जिस पर शाप लगा हुआ है, जिस पर कोई संकट या मुसीबत आई है, घर में जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, जब तक वो जीवित रहते हैं अपने संतान पर, अपने बच्चों पर कोई भी कष्ट नहीं आने देते। सारे दुख और संकट कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, पर अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनकी सलामती के लिए सारा कष्ट झेलते हैं। तो दादी माँ शाप भ्रष्ट इसलिए लगी क्योंकि उसने ऐसी संकट की घड़ी में अपने परिवार को खुश रखने का प्रयास किया और अपना कंगन निकाल करके जो उनके दादाजी ने दिया था लेखक के, वो दिया, और उसके साथ एक नसीहत भी लेखक को दी कि पुराने लोग अपना आगा पीछा सोच लिया करते थे। अब तुमने ध्यान नहीं दिया और इतने कर्जा ले लिया, इतनी संपत्ति लोगों से उधार ले ली जो अब तुम चुका नहीं पा रहे हो। कोई बात नहीं है, अगर ये ना हो या मैं नहीं होती या ये नहीं होता तो कितनी संकट की घड़ी होती। उनका भाव ये था कि हमें हमेशा आगा पीछा देख लेना चाहिए। धुंधली छाया विलीन हो गई। विलीन माने छुप गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रहीं? बच्चों, इस कहानी से हमको दादी के उदार, दयालु, ममतापूर्ण, स्नेहपूर्ण चरित्र का आभास होता है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे बड़े बूढ़े या बुज़ुर्ग, उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो लिखा है उन प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों, अब हम आपको इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न करवाते हैं और उनके उत्तर आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? उत्तर, लेखक को अपनी दादी माँ के साथ साथ गांव, घर और परिवार व बचपन की अनेक निम्नलिखित बातें याद आ जाती हैं। इसको हम बिंदुओं में लिख रहे हैं। पहला पॉइंट है, पहले बिंदु है, कुंवार के दिनों में जलाशय के झागदार पानी में कूदकर नहाना। ये लेखक को याद आता है। दूसरा, आषाढ़ में आम, जामुन, अगहन में चिवड़ा, गुड़, चैत में लाई तथा गुड़ खाना, ये याद आता है। तीसरा पॉइंट है, बीमार होने पर दादी की स्नेहपूर्ण देखभाल। चौथा, किशन भैया की शादी में औरतों का अभिनय छिपकर देखना। और पांचवा है, दादी माँ द्वारा धन्नों को कर्ज के लिए डांटना, फिर उसका कर्ज माफ़ कर देना। छठा पॉइंट है, मुसीबत के दिनों में पिताजी को सांत्वना देना। आपने देखा, मुझे परेशानी थी, पिताजी परेशान थे, रोने से हो गए थे, तब दादी माँ ने कंगन दे करके उनको कहा था कि मैं तो हूँ ही, परेशान क्यों होता है। सातवां पॉइंट है, पूरे घर की सुख सुविधाओं के लिए नरमी व गर्मी दोनों प्रकार का व्यवहार करना। जैसे आपने देखा कि बड़ा गर्म हो रही थी, रामी की चाची को पैसे देने के लिए कि पैसे आज ही सूद समेत दे दे, और बाद में उन्हें इतना दया उस पर आई कि 10 का नोट निकाल करके और कहा, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी।
हंसाई ना हो, और इस तरह से उन्होंने नरमी का व्यवहार किया। प्रश्न संख्या 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? उत्तर, दादा के श्राद्ध में लेखक के पिता और उसके बड़े भाई किशन ने दूसरों से धन उधार लेकर खर्च किया था। कुछ ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोग जो कहने को शुभ चिंतक थे, उन्होंने लेखक के घर की आर्थिक स्थिति को डांवाडोल करने में अपनी भूमिका निभाई। प्रश्न संख्या 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा? उत्तर, दादी माँ के स्वभाव में बच्चों के प्रति स्नेह और वात्सल्य हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि इससे दादी माँ के स्वभाव की गरिमा व उनकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ जाती है। आगे कहानी से आगे देखें। कहानी से आगे प्रश्न संख्या 1, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। निम्नलिखित महीनों में मौसम इस प्रकार रहता है। क्वार के महीने में देखिए, क्वार के महीने में वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी होती है, जाड़े का मौसम धीरे धीरे आ रहा होता है। नंबर 2, आषाढ़। आषाढ़ के महीने में वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। ये खेतों में धान की रोपाई का समय होता है। नंबर 3, माघ। इस ऋतु को शीत ऋतु का महीना कहते हैं। इसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। अनुमान और कल्पना के बच्चों प्रश्न हैं ये, इसमें सब आप अपने आप स्वयं इसको अभ्यास प्रश्न है। अनुमान का मतलब अपना अनुमान लगाइए, कल्पना कीजिए, जो भी प्रश्न आ रहे हैं भाषा की बात के, और ये सब आपको स्वतः करने हैं। धन्यवाद।